हजरत मोहम्मद साहब भारतवर्ष की ओर मुख करके नमाज अर्थात ईश्वर प्रार्थना पढ़ा करते थे। एक दिन उनके किसी मित्र ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे भारतवर्ष की ओर से वहदानियत अर्थात एकेश्वरवाद व रूहानियत अर्थात अध्यात्मवाद के झोंके आते हैं। इसी बात को डॉक्टर इकबाल ने यूं लिखा है, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा वहां से। जिस समय डॉक्टर इकबाल की आंखों पर पक्षपात का चश्मा नहीं चढ़ा था, जिस समय वह पाकिस्तान के समर्थक नहीं थे, उस समय उन्होंने भारतवर्ष के संबंध में लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी वो गुलिस्तां हमारा। संसार में जितना ज्ञान और विज्ञान फैला वह सारा भारतवर्ष से ही गया। यह बात मैं नहीं कहता, स्वयं विदेशियों ने इस बात को स्वीकारा है। अपनी बात के समर्थन के लिए हम कुछ साक्ष्यां उद्धृत करते हैं। मिस्टर डेलमार महोदय लिखते हैं, पश्चिमी संसार को जिन बातों पर अभिमान है वे असल में भारतवर्ष से ही वहां गई हैं। और तो और तरह तरह के फल फूल पेड़ पौधे जो इस समय यूरोप में पैदा होते हैं, हिंदुस्तान से ही वहां लाकर लगाए गए थे। मलमल रेशम घोड़े टीन इनके साथ साथ लोहे और शीशे का प्रचार भी यूरोप में भारत में से ही हुआ। केवल इतना ही नहीं, ज्योतिष वैद्यक अंक गणित चित्रकारी और कानून भी भारतवासियों ने ही यूरोप वालों को सिखलाया। सुक्ति सागर रमाशंकर गुप्त। मैकडॉनल्ड महोदय स्वीकार करते हैं कि कृत्रिम नाक बनाने की विद्या भारतवर्ष से ही अन्यत्र गई। उनके शब्द हैं, in modern days, European surgery has borrowed the operation of artificial noses from India, where Englishmen became acquainted with the art in the last century. A history of Sanskrit literature. भाव यह है कि नाक का ऑपरेशन तथा कृत्रिम नाक का बनाना अंग्रेजों ने भारतीयों से विगत शताब्दी अर्थात 18वीं शताब्दी में सीखा था। भारतीयों के शल्य शास्त्र और उपकरणों की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर श्रीमती मेनिंग लिखती हैं, The surgical instruments of the Hindus were sufficiently sharp, indeed, as to be capable of dividing a hair longitudinally. अर्थात भारतीयों के चीर फाड़ के यंत्र इतने तेज और बारीक होते थे कि वे बाल को लंबाई में भी चीर सकते थे। इसी प्रकार रेवरेंड पीटर पार्सिवल का मत है कि उनकी अर्थात भारतीय आर्यों की पुस्तकों में 127 प्रकार के चीर फाड़ के अस्त्रों का वर्णन है। लैंड ऑफ द वेदा। एल्फिंस्टन महोदय हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं, भारतीयों का शल्य शास्त्र भी उसी कमाल का है जैसी उनकी औषधियां। डॉक्टर वेबर महोदय के विचार भी पठनीय और मननीय है। इन सर्जरी टू the Indians seem to have attained a special proficiency, and in this department European surgeons might perhaps even at the present day still learn something from them, as indeed they have already borrowed from them the operation of rhinoplasty. ऐसा प्रतीत होता है कि शल्य शास्त्र में भी भारतीयों ने एक विशेष योग्यता प्राप्त कर ली थी और इस विभाग में यूरोप के चिकित्सक कदाचित आज भी भारतीयों से कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नाक का ऑपरेशन भारतीयों से ही सीखा है। गणित भी भारतवर्ष से ही अन्य देशों में पहुंचा। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए श्री विलियम्स लिखते हैं,
To the Hindus is due the invention of algebra and geometry and their application to astronomy. बीज गणित और रेखा गणित का आविष्कार और खगोल विद्या में उनका प्रयोग भारतीयों ने ही किया था। संसार के सभी विद्वान इस बात से सहमत हैं कि यूरोपीय देशों ने गणित विद्या यूनान से सीखी थी, परंतु यूनान ने यह विद्या कहाँ से सीखी? उत्तर है भारतवर्ष से। अरब वालों ने यह ज्ञान भारतीयों से सीखा, इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा हिंदसह ज्ञान। यहाँ तक कि 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि संख्यावाची अंकों का नाम भी उन्होंने हिंदसह रखा। इस संबंध में श्रीमती मेनिंग ने ठीक ही कहा है, The Arabs were not in general inventors but recipients. Subsequent observation has confirmed this view, for not only did algebra in an advanced state exist in India prior to the earliest disclosure of it by the Arabians to modern Europe, but the names by which the numbers have become known to us are of Sanskrit origin. The India of Old by Sri Umarao. अरब निवासी गणित के आविष्कारक नहीं थे, उन्होंने यह ज्ञान भारतीयों से प्राप्त किया था। बाद की खोजों से यह सिद्ध हो गई है कि क्योंकि जिस समय अरब ने यह ज्ञान यूरोपियों को दिया, उससे पूर्व भी भारत में बीजगणित उन्नत अवस्था में विद्यमान था। इतना ही नहीं, वे संख्यावाचक अंक जिस नाम से प्रसिद्ध हैं, वे भी संस्कृत के ही है। वेद में शीशे की गोली का वर्णन भी विद्यमान है। यदि नो गाम हंसी यद्यश्वम यदि पुरुषम त्वं त्वा शीशेन विद्यामो यथा नोसो अविरहा। अथर्ववेद। हे आतताई, यदि तू हमारे गौ का हनन करेगा, यदि तू हमारे घोड़े को मारेगा और यदि तू हमारे पुरुषों को विनष्ट करेगा, तो हम तुझे शीशे से अर्थात शीशे की गोली से फोड़ देंगे। वाल्मीकि रामायण में तोप का वर्णन प्राप्त होता है। अवलोकन कीजिए। उच्चाट्टालध्वजवतीं शतग्नि शतसंकुलाम। वाल्मीकि रामायण बालकांड। अयोध्या नगरी कैसी थी, उसका वर्णन करते हुए आदि कवि वाल्मीकि जी कहते हैं, वहां ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी जिन पर ध्वज फहरा रहे थे और वे बहुत सी तोपों से व्याप्त थी, अर्थात अयोध्या के परकोटे पर स्थान स्थान पर तोपें रखी हुई थी। पाठकगण, न केवल भारत ही महान था, अपितु उसके निवासी भी महान थे। भारतवासियों के उज्जवल एवं धवल चरित्र के गीत तो विदेशियों ने भी गाए हैं। मगस्थनीज जब भारत में आया और यहाँ भ्रमण किया तो उसने देखा कि यहाँ के लोग धन धान्य से संपन्न हैं, सोने चांदी के आभूषण अपने पास रखते हैं। इतना होते हुए भी वे घरों में ताला नहीं लगाते थे। शायद यही कारण था कि संस्कृत भाषा में ताले के लिए कोई शब्द भी नहीं था। जिस देश के निवासियों का आदर्श मागृदः कस्य स्वेद्धनम यजुर्वेद रहा हो, वे दूसरों के धन की ओर दृष्टि भी कैसे डाल सकते थे। यहाँ तो बच्चे बच्चे के हृदय में बाल्यकाल से ही ये भावना भरी जाती थी, परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझो। आज भी भारत के जिन पहाड़ी प्रदेशों में वर्तमान विनाशकारी पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता नहीं पहुंची है, वहां वही प्राचीन वैदिक आदर्श देखा जा सकता है। अब भी भारतवर्ष में ऐसे स्थान हैं जहां घरों में ताले नहीं लगते, जहां चोरियां नहीं होती।